साहब, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये एमएलए तकल्लुफ जो आपको पड़ा है, ये कहाँ से पड़ा है? सबसे पहले अल्लाह का करम है जो एमएलए नाम से मुझे लोग जानते हैं को एक्चुअली एक तो अल्लाह का करम है, दूसरे लोगों की दुआ है। एक नाम तब्दील हुआ। मैं बेसिकली एक सोल्जर रहा हूँ। उसके बाद मैं सियासत में आया। जब मैंने इलेक्शन 2009 में कॉन्टेस्ट किया है, एंडिंग 2008 था, 9 ही समझो, तो उसके बाद मुझे ये नाम शुरू हुआ है। वो लोग अब आशिक हुसैन को नहीं जानते हैं, लोग एमएलए आशिक जब बताएंगे तो सब जानते हैं। तो ये नाम तब से शुरू हुआ जब से मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया है। तो आज साहब, ये भी जानना चाहूंगा कि जिंदगी की शुरुआत क्या रही है, क्योंकि आपने कहा कि मैं फौजी था, रिटायरमेंट कब दी और उसके बाद सियासत में आप कब आए? देखिए, मैं अगर आप इजाजत दोगे तो पहले इससे पहले मैं एक अपने शहीदों को याद करूं, क्योंकि आने वाला टाइम जो है 26 जनवरी का आने वाला है। मैं आपकी मीडिया की वसादत से सबसे पहले पूरे देशवासियों को मुबारकबाद पेश करता हूं 26 जनवरी का, और उन माओं को याद करता हूं जिन्होंने वीर सपूतों को जन्म दिया है, जिन्होंने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए अपने देश को, अपने जिंदगियों को कुर्बान करके इस देश को आजाद किया है। मैं आपके मीडिया के वसादत से उनको दिल से नमन करता हूं, सलाम करता हूं, और वही जज्बा लेके मैं आज सियासत में आया हूं। अगर मैं सियासत में हूं, एक मैं सियासत पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एक हो गया, दूसरा वो जज्बात, वो सलाहियत, वो हिम्मत अगर मुझे मिली तो वो सिर्फ अपने जो आर्मी ऑफिसर्स थे, मेरे उस्ताद रहे, उनके बदौलत में आज आपके स्टूडियो में खड़ा हूं। तो शुरुआत की बात आपने की है। जब मैंने शुरुआत की है, बहुत कठिन टाइम था, बहुत मुश्किलों से गुजरना पड़ा मुझे, क्योंकि सियासत में सबसे पहले अगर देखा जाए पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, जो कि मुझे पता नहीं था पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या होता है। बिल्कुल कम। मैं एक्चुअली उस नजरिया से आया कि जो मैं था, मैं एक सैनिक था, इस देश का बेटा था, और मुझे लगा कि जो नजरिया, जो सिस्टम एक फौज में है, इंडियन आर्मी में है, उसी हिसाब से मैं चला भी। लेकिन जब मैंने इस चीज को देखा तो बहुत सारे ऐसे लोग आए कि जो मतलब कुछ ऐसा समझते थे, बच्चा है, कल का बच्चा है, बस 2 दिन निकलेंगे सियासत में, इसको 4 दिन निकलेंगे और कुछ नहीं। क्योंकि मेरे पास कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं बड़े बाप का बेटा नहीं था, मैं एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखता था। मेरे वालिद साहब पुलिस में थे, फिर रिटायर आ गए हैं, और वही मेरा बैकग्राउंड था। उसके बाद जो मैंने लड़ा है इस सिस्टम में, मैंने अपने बलबूते पे लड़ा है और अपने माँ बाप की दुआओं से अभी तक चलता हूँ। बहुत कठिन सफर रहा है, अभी चल रहा है। आपको पता है कि सियासत में एक छोटा बच्चा आ जाए, अगर कोई भी सियासतदान इस टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, कहीं ना कहीं उसको लिंक जो है पीछे बैकग्राउंड जो है वो बाप दादों का है। सब पढ़ाई कहाँ तक की है आपने? मैंने पढ़ाई जो की है गवर्नमेंट हाई स्कूल खोजबाग से की है, शुरुआत की है मैंने टोटल जो मेरी पढ़ाई हुई है वो 12वीं पास है। अच्छा, उसके बाद आपको जल्दी जॉब मिली? उसके बाद मुझे जॉब मिला, फिर पढ़ाई में पढ़ाई कर नहीं सके, इतना ही शायद नसीब में था, तो फौज में भर्ती हुए। कब ये भर्ती हुई थी आपकी फौज में, और कब जो है आपको ये लेटर मिला कि आज कल आपको ज्वाइन करना है? मैं 2002 की बात है, मार्च का टाइम था, महीना था। मैं ऐसे दोस्तों के साथ चल रहा था, एक मोटर पे साइकिल पर हम चल रहे थे, तो एक हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में स्टेडियम आर्मी का आ रहा है। हमने बहुत लाइनें देखी वहां पे, और फर्स्ट माह मुबारक था। तो मैंने समझा, मैंने दोस्त को बताया कि आप रोको, हम देखते हैं यहाँ भर्ती चल रही है, हम भी जाए। जैसे हम रोके तो उधर जब खड़ा हुए तो हमने पूछा एक
अफसर से कि यहाँ पे भर्ती हम भी जाना चाहते हैं। उसने बोला डॉक्यूमेंट्स लाओ, आप आ जाइए। खैर उस टाइम हमने जब वापस घर गए तो हम दूसरे दिन अपने डॉक्यूमेंट्स लेके आए उस स्टेडियम में। नहीं लगता था हम हो जाएंगे भर्ती, लेकिन मतलब कोशिश की, इंटरव्यू दिया, अल्लाह का करम है क्वालिफाई किया है दूसरे माह शाम के दिन। और उसके बाद में चलता रहा। मैंने बोला कि अब क्या पता ऑर्डर आएगा, सिलेक्शन होगी नहीं होगी। तो तकरीबन मुझे उसके बाद 4 महीने के बाद घर में बैठा था, छोटी सी गाड़ी एक थी, मैं वहीं दो रहा था उस टाइम। तो यहाँ से एक आर्मी की गाड़ी आई, उन्होंने बताया कि अंदर आए तो नाम पूछा मेरे घर वालों को कि आशिक हुसैन का घर ये है। उन्होंने बताया हाँ। बोला हम उसको मिलना चाहते हैं, वो कहाँ पे है। जब मैं बाहर निकला मेरे वालिद साहब ने बुलाया मुझे, तो आर्मी देखी बात थोड़ा सा खौफ भी लगा, डर लगा, मैंने आर्मी क्यों इतनी आई हमारे घर पे। तो लास्ट में उन्होंने ये बताया कि आप आर्मी में आपकी सिलेक्शन हुई है, तो आपको कल 7 बजे आपको रिपोर्ट करना है शीरी खच्चर बार की उसको कहते हैं आर्मी बारामूला में। तो 7 बजे हम निकले और वहां पे मैंने पूरी कार्रवाई खड़ा देखी है। मैंने एक पिट्ठू साथ था, उन्होंने बोला था कपड़े साथ लाना। तो मान लीजिए, इस बात को यकीन कीजिए, जब वहां पे हम गए उन्होंने सीधा हमें कार्रवाई में गाड़ियों में भर दिया। जितने भी लड़के थे उन्होंने भर दिया। मैं टंडल तक रोता था मैंने बोला क्या पता कहाँ ले जाएंगे। तो ये भी नहीं बोला सिलेक्शन। तो जहां तक हमें ट्रेनिंग सेंटर हिमाचल में मैंने ट्रेनिंग की है डिस्ट्रिक्ट चांबा में, और बराबर 9 महीने के बाद हमारी वहां ट्रेनिंग खत्म हुई। उसके बाद हमने ट्रेनिंग CBS कोर्स किया क्रू में, एक श्रीनगर क्रू में 40 दिन का कोर्स था। ऑलमोस्ट 1 साल के आसपास हमने ट्रेनिंग ली है और इसमें शुरुआत हुई है। कभी जो हालात उन दिनों कश्मीर में थे, क्योंकि आप सोल्जर हो, फौजी हो, कोई मुकाबला हुआ, कोई ऐसा सानिया हुआ हो आपकी लाइफ में जो अभी तक लोगों को पता नहीं है, जो क्राइम पोस्ट के इस पॉडकास्ट के माध्यम से लोग जानना चाहते हैं? मैं आपको बताऊं, मुकाबला तो बहुत हुआ है, और कहीं जो इसको ऑपरेशन कहते हैं, कहीं ऑपरेशनों में मैंने हिस्सा भी लिया है, और कहीं सक्सेसफुल रहे हैं, कहीं अनसक्सेसफुल भी रहे हैं। बट इतना एक सानिया मुझे याद आ रहा है, जो मेरा बड्डी था, हमें बताया गया था कि क्रू से कि आपको राशन लेने के लिए जाना है। तो उसमें क्या है, जो फौज में होता है LMG नंबर 1, LMG नंबर 2, वो जो आप देखते रहते हो, जो आर्मी के कुछ जवान होते कान में, वो छत पे गाड़ी के ऊपर होते हैं। तो इसी जो मेरा साथी था वो LMG नंबर 1 पे था, मैं 2 पे था। इसी दौरान जब हम क्रू से निकल गए, एक चिनार का पेड़ बहुत बड़ा था रास्ते में। तो जो आप देखते हो, जाना था आपको क्रू से जब श्रीनगर? हमें श्रीनगर की तरफ आना था। हम अपने कैंप से निकल गए ट्रेनिंग सेंटर से, तो हमें श्रीनगर की तरफ राशन के लिए जाना था। और जैसे हम चलते बढ़े आगे, कार्रवाई हमारे तकरीबन 4-5 गाड़ियां हमारी चल रही थी। जो मेरे साथ बड़ी था, एक चिनार का पेड़ बहुत बड़ा रास्ते में आ रहा है, क्रू फैक्ट्री के आगे थोड़ा हाईवे पे। तो जो उसके शॉक होते हैं चिनार के पेड़ का, वो बाहर होते हैं। तो जैसे हमारी गाड़ी लास्ट में थी, तो पीछे जो दरख्त का शॉक टहनिया है, उस पे 2 आतंकवादी बैठे थे। 2 आतंकवादी बैठ के, तो ऊपर से फायरिंग होगी, लेकिन हमें टारगेट नहीं मिलता था फायर कहां से आ रहा था। क्योंकि जाहिर सी बात है, कहीं अगर एम्बुश लगाएंगे, आतंकी जब भी गात लगाते हैं वो कहीं साइड में लगाते हैं, लेकिन जो उनका गात था उन्हें उस पे बन रखा था, गात लगा कर। तो फायरिंग हुई, हमारा एक लड़का मेरे साथ जो था वो शहीद हुआ, उसने अपनी जान का बलिदान दिया। तो उसके बाद जब हमें पता लगा, हमने भी अपनी पूछताछ ले ली है। तो शुरुआत हुआ, तो अल्लाह का करम है, वो दोनों बंदे मारे गए। एक उसी टाइम मारा गया, उसके बाद दूसरा भागने की कोशिश कर रहा था, तो वो भी
मारा गया। वो सानिया अभी भी याद आ रहा है मुझे, जो मेरे साथ था, फायर होके भी उसने ये एक बात बताया कि मेरी जान जा रही है, लेकिन ये वेपन जो मेरा है ये हाथ में नहीं आना चाहिए, इसको अमानत के तौर पे आप, अगर आप ठीक रहे तो इसको छोड़ना नहीं। मैंने इतना पता, एक हाथ से मैं इसको पकड़ के बैठा, मुझे वो याद आ रहा है वो दिन, रोना भी आ रहा है और फक्र भी है, ऐसा बहादुर लड़का था। और मैंने उसको हाथ में लेके एक सीलिंग जो उसकी गन की होती है वो पकड़ के बाजू में, दूसरे हाथ से अपना वेपन हैंडल करके जो दुश्मन के साथ लड़ना था लड़ लिया, और अल्लाह का करम है बहुत हिम्मत से उनको जवाब दे दिया। तो क्योंकि आप फौजी हो, फौजी का जो दिल होता है कहीं ना कहीं एक स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा होनी। तो जिस तरह से आपने सानिया पर तरीके से बयान किया, तो उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो है फैमिली जो होती है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को देख के डरती भी है। क्या आपको कभी डर वर कभी फील हुआ है अपनी लाइफ में ड्यूरिंग ड्यूटी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि डर हमारे दिल में कभी था नहीं, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने एक यूनिफॉर्म लगाई थी। वो एक जब रिटायरमेंट आए, वो हमेशा हमें ये सिखाता था, अपनी जो देश, अपना वतन, इसको कभी धोखा नहीं देना। और मैंने अपनी जिंदगी सिर्फ इस अपने देश के लिए की है, मुझे उम्मीद है आप भी करोगे। बच्चों को शिक्षा देता ही है अपना माँ बाप, और मुझे फक्र है कि मैं उस बाप का बेटा हूँ, और मुझे फक्र है कि मैंने इस हिंदुस्तान के सरजमीन पे जन्म लिया। और मैं वाकई अपने माँ बाप की उस बहादुरी को सलाम करता हूँ जिन्होंने मुझे शिक्षा दिया और इस मैदान में मैं आया। लेकिन उसकी हिम्मत जो होती है उसका माँ बाप होता है, उन्हें हौसला दे के, और कहीं उनकी दुआओं से मैंने हर एक मुश्किलात का सामना किया है और करता आया हूँ। और अभी भी अगर आप इस चीज को मानोगे, मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूँ कि मैं अपने आप को कोई सोशल एक्टिविस्ट नहीं समझता हूँ, मैं पॉलिटिशियन में एक लीडर नहीं समझता अपने आप को, मैं एक सोल्जर समझता हूँ और एक इस देश का सिपाही समझता हूँ अपने आप को। और सिपाही की तरह मैं अपने लोगों के लिए लड़ना चाहता हूँ, सिपाही की तरह मैं इस देश को इस देश की रक्षा करना चाहता हूँ। मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, बट जहां भी जो भी हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, चाहे इसमें पुलिस के जवान आ रहे हैं, चाहे आर्मी के आए, चाहे सीआरपीएफ या बीएसएफ या आम लोग, सबों का फर्ज बनता है, ये पाक सरजमीन है, इस पे नापाक कदम नहीं पड़ने चाहिए। हम नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे इस देश की हिफाजत हम नहीं कर पाएंगे। हम चाहते हैं कि सियासत ना हो तो बेहतर है, अगर सियासत हो तो सबसे पहले अगर जज्बा और मोहब्बत वो हमने अपने देश, अपने वतन, अपने लोगों के लिए रखना है। इस चीज को मैं मानता हूं, ये लेके मैं इस मैदान में आया हूं। एक फौजी, तो सियासत और जो है इसके दरमियान कोई राबता ही नहीं है, तो दिलचस्पी कहाँ से आई कि मुझे जो है सियासत में आना है, फिर लोगों की खिदमत करनी? मैं आपको बताऊं कि सही बात है आपकी, एक्चुअली फौज और सियासत का कोई वास्ता है नहीं, बट मैं इसलिए इसमें आया हूं कि मैं सिर्फ अपनी देश की रक्षा कर सकता था, उसमें एक अफसर की हिफाजत कर सकता था। जैसे मेरे अफसर अंदर सोए हैं, हमारे जवान सोए, जब मेरी ड्यूटी होगी मैं इसी कंपनी को, इसी को निगरानी में रखना है। जो सियासत है, बहुत सारे मैंने मसले देखे हैं कश्मीर के अंदर। अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स आए हैं जिन्होंने इस कौम के लिए कुछ नहीं किया, सियासतें की है। यहाँ पे जिस तरह कहते हैं ना कि लाशों का सौदा, इंसानों का सौदा करके इस देश को धोखा देने की कोशिश कर रहे थे। मैंने समझा मुझे यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, मैं सबों की खिदमत कर पाऊं। और मैंने समझा कि क्योंकि फौज एक वाहिद एक चीज है जो कच्चे धागे से बांधा हुआ होता है,
اس کے رول کے باہر ہم نکل نہیں سکتے. ہمیں صرف وہاں تک محدود رہنا ہے سرحدوں پہ. سرحد پہ سے کوئی ایسا آدمی ہمارا دشمن, اس ملک کا دشمن, بارڈر کراس کر کے آئے تو اس دیش کو کھلبلی کرنے کی کوشش کرے. یہاں پہ انوسنٹ کلنگ ہو رہی ہے, یہاں پہ آپ نے دیکھا بہت ٹارگیٹنگ کلنگ ہوئی ہے. اس چیز کو ہم حفاظت کر سکتے تھے. آن گراؤنڈ پہ میں لوگوں کے مسائل, یہ بہت شوق تھا مجھے, میں لوگوں کی مسائل سنوں, کوشش کروں ان کو حل کرنے کی, جو کہ فوج میں مجھے نہیں مل سکتا تھا یہ ٹائم. اس لیے میں نے دیکھیے, اگر نوکری کی بات کرے تو یہاں سے لوگ شوق سے نوکری ڈھونڈتے ہیں لیکن نوکری نہیں ملتی ہے. میں نے اس چیز کو ٹھکرایا ہے, نوکری کو میں نے ٹھکرایا, لیکن سیاست میں آیا. سیاست ایک عبادت ہے, اگر کی جائے تو عبادت ہے. مگر مجھے لگتا ہے کہ آج کی سیاست جو کرتے ہیں لوگ, یہ ضلالت کے سوا کچھ نہیں, کیونکہ یہ وہ کام نہیں کرتے ہیں جو سیاست میں کرنا چاہیے. یہاں پہ بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں لوگوں کے ساتھ, لیکن پورا ایک بھی نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ لوگوں کو کئی طرحوں سے لوٹا جاتا ہے لیکن پریکٹیکلی کام نہیں ہوتا ہے. یہاں پہ الیکشن کے دوران لوگوں کو بہت سارے وعدے کیے جاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی کام نہیں ہوتا ہے. دیکھیے, میں اتنا ضرور بتاؤں آپ کو, میرے پاس اتنا طاقت نہیں ہے. کچھ آپ کے اس میڈیا کے وسادت سے بہت سارے دیکھیں گے میرا یہ انٹرویو, بہت سارے کرٹیسائز بھی ہوں گے. جن کو کام نہیں کرنا ہوگا نا, جن کو واقعی جذبہ نہیں ہے, وہ اس چیز کو ہی مطلب اگنور کر کے چھوڑ دیں گے. مگر میں اتنا ضرور بتاؤں گا, وہ اس دیش کے وفادار نہیں ہے. وہ صرف وفادار اگر ہے اس چیئر کے وفادار. جو آپ جنگ دیکھتے ہو اس ٹائم, ہر وقت آپ جنگ دیکھتے ہو سیاست میں, کئی وعدے کیے جاتے ہیں. مجھے پتا کون سا وعدہ ابھی تک پورا ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. 70 سال ہو گئے, لوگ ووٹ دیتے آئے, ہمارے نسل بھی ختم ہوئی, نسلوں کے نسل آگے ہیں. میں بچہ تھا, اب آج میرے بھی بچے ہیں, لیکن لوگ کیوں پریشان ہیں؟ اگر یہاں پہ لوگوں کا کام ہوا ہے, جو آج سچویشن ہے یہ دیکھ کے ہاں یہ دیکھ کے میں بول رہا ہوں, اگر لوگوں کے, اگر بجلی, پانی, روڈ, بے روزگاری ختم ہے تو سیاست کیوں لڑنا ہے؟ اگر سب کچھ ہے, ہمیں چیف منسٹر کی ضرورت کیوں ہے؟ ہمیں الیکشن کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر اب الیکشن ہو رہے ہیں, کن وعدوں پہ ہو رہے ہیں, کس لیے کر رہے ہیں؟ یا تو تنخواہ کے لیے کر رہے ہیں, میں جی ایم ایل اے بن گیا ہوں, اب مجھے 1,00,000-1.5 روپے آئیں گے, اب ٹینشن نہیں ہے 5 سال تک. شادی کب ہوئی آپ کی, کتنے بچے ہیں؟ میری شادی نوکری کے بعد ہوئی ہے. میری شادی جو ہے, میری شادی کو آج مجھے لگتا ہے 10-12 سال ہو گئے شادی میں. بچے میرے 2 ہیں. میری بچی جو ہے 12th میں پڑھ رہی ہے, اور میرا ایک بیٹا 7th میں پڑھ رہا ہے. 2 بچے ہیں ماشاءاللہ, اللہ کا کرم ہے. میری جو مسز ہیں وہ جی ایم سی میں کام کر رہی ہے, جاب کر رہی ہے, اور میں تو خود سیاست میں ہوں, تو بچے پڑھ رہے ہیں ابھی. ایک سوال یہ بھی میرا ہے, کیا گھر والوں کی مرضی سے شادی ہوئی یا لو میرج؟ نہیں, میں نے اپنی مرضی پہ شادی کی ہے. ہاں, تو پھر جب اپنی مرضی تھی تو پھر رشتے کے لیے بھیج دیا, تو شادی ہو گئی ہے. کیا سیدھے انہوں نے مانا جب آپ نے رشتہ بھیجا, یا کوئی ہنڈرنس آئی تھی؟ نہیں, ہوتا ہے, پہلے ہوتا ہے, کیونکہ ہر ایک جو لڑکی ہوتی ہے, ہر ایک لڑکی کی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیٹی, اگر میں اپنی بیٹی کو شادی کروں, کیا پتا ہماری بیٹی کس طرف جا رہی ہے. یہ بیٹی جو ہے, یہ کبھی کوئی بولتا ہے کہ میری اب بیٹی کی شادی ہوگی تو یہ اس کا اب سر سے بوجھ اتر گیا, لیکن میں کہتا ہوں وہ کندھوں کی بات کر رہے, وہ سر پہ ہوتی ہے. تو اس لیے جب اس کے ماں باپ نے بھی دیکھا تو شاید میں اچھا تھا, رشتہ دے دیا ہے. اگر میں شاید نہیں اچھا ہوتا تو نہیں دیتے. 2014 میں آپ نے پارلیمنٹ کا الیکشن لڑا ہے, ایک 2009 میں ایک الیکشن لڑا ہے, اس کے بعد آپ نے اسمبلی الیکشن بھی لڑا ہے. تو شروعات جو کی تھی آپ نے بی ڈی پی پارٹی سے, بیکورڈ کلاس ڈیموکریٹک پارٹی سے آپ نے شروعات کی, اس کے بعد انڈیپینڈنٹ میں چناؤ لڑا. کیا ابھی تک آپ کی ایکسپیرینس رہی چناؤ لڑنا, لوگوں سے ڈیل کرنا, کیا کچھ ایکسپیرینس رہی؟ دیکھیے, بہت کچھ سیکھا میں نے اس میں. میں اپنی سادگی کے ساتھ چل رہا تھا. جب میں فوج میں تھا, میرا ایک مشن اور ایک ہی ویژن ہوتا تھا,
देश की रक्षा और लोगों की हिफाजत। जो लोग, जिस तरह आप देखा जाए कि जो बॉर्डर एरिया है, ये तो अगर सर्कल में आप समझोगे इस चीज को, इसके बीच में हम सोए हैं। हम रात को कई तरह अब आराम से नींद करते हैं और हमारे सैनिक, हमारे सोल्जर पूरे दिन रात खड़ा होते हैं। आप देखिए बारिश गिरती है तो जब जवान खड़ा होता है, उसको ये भी पता नहीं मेरे ऊपर कितनी बारिश पड़ रही है, उसको ये भी पता नहीं मैं कितना लथपथ हूं बर्फ में, लेकिन वो अपनी ड्यूटी, अपना पोस्ट नहीं छोड़ता। इस मिशन के साथ में मुझे वो दिमाग में है। जब मैं सियासत में आया, अब बहुत कुछ सीखने को इसलिए मिला। मैंने देखा कि सियासत में यहां अमन कहां होगा, कब अमन आएगी जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि यहां पर सियासत अगर मैंने देखी, झूठ की सियासत ज्यादा चली, यहां पे सच्चाई की सियासत नहीं मिली। जो लीडरशिप, जो लीडर लोग चाहते हैं वो मिलता नहीं है। लेकिन माजरत चाहता हूं आवाम से भी, आपके इस मीडिया के वसादत से आवाम को भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ का नुमाइंदा कैसा होना चाहिए, इस कौम की खिदमत कौन कर सकता है। जब हमारे कुरान में लिखा है कि आजमाए को आजमाना गुनाह है, तो ये लोगों को कुरान पर या गीता पर या ग्रंथ पर उनको सोचना चाहिए कि हमें हमारा जमीर, एक बार जमीर से ये पूछे कि सच क्या है, सही क्या है। देखिए, मैं सियासतदानों को भी गलत नहीं ठहराऊंगा, कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां है। बार बार हम एक ही को लाते हैं, बार बार ये बोलते हैं हम कि अब ये हुकूमत अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर ये हुकूमत अच्छी नहीं है तो इस हुकूमत में क्यों लाते हो, इस हुकूमत को क्यों लाते? ऐसे आप लेजिस्लेटिव जो है एमएलएज हैं, उन्हीं को अगर आप लाओगे, फिर आप ही बोलते हो कि इंसाफ नहीं मिलता है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है। बदल देना इस चीज को, ये नए नौजवानों को मौका दे दो, यूथ को मौका दे दो, यंग जवान पढ़े लिखे हैं उनको सामने लाओ, एक नया प्लेटफॉर्म चुनो, एक नया ट्रैक चुनो, इनको आने का मौका दे दो, फिर काम करो। ये जो पुराना सिस्टम है इसको आप लोगों को क्लोज करना चाहिए। हालात कैसे है जम्मू कश्मीर के अब, क्योंकि 370 था यहाँ, 370 रिवोक हो गया, 35A रिवोक हो गया, इलेक्शन भी हुए, उससे पहले पंचायत इलेक्शन हुए, डीडीसी इलेक्शन हुए, म्युनिसिपलिटी इलेक्शन, क्योंकि आप काउंसलर भी रह चुके हो, उसके बाद म्युनिसिपल प्रेसिडेंट, बारामूला के प्रेसिडेंट भी रह चुके हो। प्रेसिडेंट नहीं रहा मैं, लेकिन काउंसलर, हाँ, उस विचार। तो क्या लग रहा है आपको, कैसे हालात है, क्या चल रहा है सियासी इस वक्त? देखिए, इतना मैं जरूर बताऊंगा, जम्मू एंड कश्मीर में अगर सेंटर की बात करें, जब से श्री नरेंद्र मोदी जी की हुकूमत आई है सेंटर में, बहुत सारी हालात जो पहले खराब होया करती थी, अभी बिल्कुल ठीक माहौल है। उस हिसाब से आप देखो, हमें वो दिन भी याद आता है कि जब यहाँ पे तमाम स्कूलें बंद होती थी, जब यहाँ पे हर दिन एक एक कैलेंडर निकलता था, एन गेन कीफ काफ का, भाई ये गिलानी ग्रुप है, ये मीरवाइज ग्रुप है, ये यासीन मलिक ग्रुप है, ये शबीर शाह का ग्रुप है। हर एक तंजीम को इसमें इन्होंने 10 तंजीमें बनाई, इन्होंने भी इसको सियासत किया था, जिस तरह पीडीपी, कांग्रेस, नेशनल, अदर पार्टियां। तो इन्होंने अपने वो दुकानें खोली। नरेंद्र मोदी हुकूमत में आ गया तो इनकी दुकानें बंद होगी। आज स्कूल नहीं चल रहे, आज बच्चा स्कूल जा रहा है, आज पैलेट गन नहीं चल रहे हैं, आज ये एक माँ को डर नहीं है कि मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है, क्या पता वापस आएगा नहीं आएगा। आज उस माँ को ये टेंशन नहीं है मेरा बच्चा अब काम पे जा रहा है, चाहे दुकान पे चाहे बिजनेस पे, तो उस टाइम वापस नहीं आता था, आज खुल के चलते हैं। आज कहीं पे कोई भी कॉल नहीं है, जो कैलेंडर निकलते थे कश्मीर बंद करो या जो भी हड़तालें होती थी, आज वो बम गोलियां नहीं चलती हैं जो पहले चलते थे। इस हिसाब से मैं इस चीज को बहुत बड़ी डेवलपमेंट समझता हूं। इसका क्रेडिट जो है मैं वजीर आजम हिंद श्री नरेंद्र मोदी जी को देना चाहता हूं, यहाँ के होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी को देना चाहता हूं, और उनको भी देना चाहता हूं जिन्होंने अच्छा रोल निभाया है। यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर के पुलिस ऑफिसर, यहाँ के डीजीपी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के हमारे एसपीओ से लेके जो
चाहे DSP, SSP, DIG रैंक तक हो, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छा रोल निभाया। यहाँ के CRP अपने अच्छा रोल निभाया है, यहाँ के BSF अपने अच्छा रोल निभाया है, यहाँ का जो इंडिया आर्मी है उनने रोल निभाया है। इस कश्मीर को कहीं ना कहीं लहान जो होता था कश्मीर में, उसको उसमें बचाया, इनको यहाँ के नौजवान नस्ल को बचाया है। अच्छा, बिल्कुल। 1970 यहाँ पे हटाया गया, उसके बाद एक पॉलिटिकल गैप बिल्ड हुई थी। कोई सियासी जमात जो है LG रूल कर रहा है, क्योंकि आप खुद एक काउंसलर थे, क्या आपने महसूस किया लोगों के अंदर कि इस वक्त जो है लोग परेशान हैं या कोई सियासी गैप जो है वो बिल्ड हो गई है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का रोल चल रहा था? बहुत ज्यादा चल रहा था। जब यहाँ पे UT सरकार बनी है, इलेक्शन नहीं हुए, डिसॉल्व किया गया असेंबली को, और उसके बाद मैं ये भी समझता हूँ बहुत सफर किया आवाम ने, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों ने, क्योंकि LG प्रशासन के पास डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते आम लोग, कहीं ना कहीं मेल करके कुछ करके बहुत अरसे के बाद उनको मुलाकात करने का मौका मिलता था। वो भी उन लोगों को मिलता था कि जो ऑलरेडी किसी पद पे रहे हैं, आम लोगों को मुलाकात नहीं मिलता था। ये भी सच बात है, क्योंकि सच सच है, झूठ झूठ है। मैं आपके स्टूडियो में बैठा हूं, अगर मैं आज हिम्मत ना करूं सच बोलने की, तो मुझे उम्र भर झूठ बोलना पड़ेगा, और मैं ये सियासत नहीं करना चाहता हूं, भले ही कि बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। लोग परेशान थे। लोग, देखिए, हम लोगों के खादिम अगर हम हैं, अगर हमें जज्बा है कि लोगों की खिदमत करना, लोगों के साथ धोखा नहीं करना, मैं इतना जरूर बताऊंगा लोगों ने बहुत सफर किया है, क्योंकि लोग अपने नुमाइंदे चुनते थे, जो कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हो रहा था। आज के डेट में, अब जब किसकी भी हुकूमत आई, उमर अब्दुल्ला साहब की हुकूमत अभी चल रही है, मुझे भरोसा है उनके लेजिस्लेटिव पर कि वो जो वादे दिए लोगों को, बहुत सफर किया है लोगों को, आगे इनको सफर नहीं करवाना। आपको इन्होंने ताकत दी है, आपको इन्होंने इज्जत बख्शी है। इस इज्जत को मद्देनजर रखते हुए, उन वोटों को मद्देनजर रखते हुए जो आप लोगों ने इनसे लिए हैं, मुकाम हासिल किया है, अब अल्लाह के लिए इनको धोखा मत दीजिए और इनका काम कीजिए। बिल्कुल। ऐसा पंचायत इलेक्शन हुए थे आपके टाइम में, म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शन हुए थे, उसमें कितनी डेवलपमेंट जो है गांव में हुई थी या टाउन्स में हुई थी? मैं अपनी बात अगर कहूं, मैं जिस वार्ड का काउंसलर आ रहा हूं, मैं एक ख्वाजाबाग एरिया 21 वार्ड मेरा है, उसका मैं काउंसलर रहा हूं, और वो लोगों की दुआओं से उन्हें मौका दे दिया मुझे। तो पहले ये होया कि मैंने सुना है, जब मैंने म्युनिसिपैलिटी में चार्ज संभाली है, मैंने देखा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब हमें पूछ रहे थे कि जनाब हमारे पास फंड्स नहीं थे इतने, जो आपसे पहले लोग थे फंड्स नहीं है, लेकिन अब जो अभी का टाइम जो है हमारे पास बहुत फंड्स अवेलेबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया। कहीं ना कहीं बहुत सारी कमियां रही थी। मैं अपनी बात करूं अपने वार्ड की, एक काउंसलर ने, मैंने 5 करोड़ रुपया वहां दिया अपने वार्ड को। मैंने 1 साल का या 5 साल? नहीं, 5 साल की बात कर रहा हूँ। 5 साल में 5 करोड़ रुपया मेरे वार्ड में लगे हैं। मैंने, अगर म्युनिसिपल काउंसिल में फंडिंग काम थी, मैंने RNB से लिया है। अगर कहीं इरिगेशन या फ्लड डिपार्टमेंट या कहीं भी रोड, सड़कें, लाइटें, मैगडामाइज, मैंने अपने वार्ड को करवा दिया, कहीं कमी नहीं रही। और मैं तो भी समझता अभी बहुत कमी है, बहुत मतलब करना भी बाकी रहा है, क्योंकि टाइम कम था हमारे पास, टाइम खत्म हुआ और भी कुछ काम पेंडिंग रह गए, लेकिन फंडिंग की कमी नहीं थी। पंचायत में भी और म्युनिसिपैलिटी में भी। अच्छा। कोई रुकावट फंड में नहीं आया, कभी दिक्कत नहीं फंड में, जितना भी फंड अवेलेबल, मुझे लगता है लैप्स भी हुआ। सबसे बड़ी अचीवमेंट आपने ड्यूरिंग म्युनिसिपैलिटी के बाद क्या की आपके अपने वार्ड में, जो आज आपको लगता है फख्र से आप कह रहे हैं कि मैंने ये काम किया है? देखिए, सबसे पहले अल्लाह का करम है, जो वहां पे कभी मैगनावाइज नहीं हुआ था। मेरा गांव जो था, उसमें जो आगे MLA रहे हैं, उन्होंने उसको ये नाम दिया था कि यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो कहीं ना कहीं पथराव में इन्वॉल्वमेंट है। अब जब पथराव 2016 की बात है, एक MLA साहब ये बोल रहा है कि इस गांव में मुझे कहीं ना कभी पता नहीं कब पत्थर आया था, इस गांव को, आपके मोहल्ले को? हाँ, जो मेरा ख्वाजाबाग एरिया है, वार्ड नंबर 21। और मैंने देखा कि फिर मैंने बात की है,
انہیں یہ بتایا تھا آگے اپنے پاور میں کہ یہاں پہ جی وہ رہتے ہیں نا، وہ سمجھا آتنکوادی رہتے ہیں، کسی نے بولا جماعت اسلامیہ والے رہتے ہیں، تو ایسے کر کے پتھر باز رہتے ہیں. جب میں نے تو وہ نوٹس جو اس نے لکھا تھا اس ڈائری پہ، میں نے وہ پھاڑ دیا. میں نے بولا کہ یہ علاقہ ڈیولپمنٹ ایم ایل اے صاحب کو بھی کہیں سے پیسہ آتا ہے. تو اس چیز کے بعد میں نے پہلے میگنائز کیا ہے اپنے گاؤں میں، اس کے بعد فٹ پاتھ جو تھا، ڈرینیج تھا، وہ میں نے کام کمپلیٹ کیا ہے. اس کے بعد ایک ہمارے علاقے میں میرج ہال کی کمی تھی. وہ میرج ہال بھی میں نے وہاں پہ بنا تھا، ایسے ہی کھڑا کر کے رکھا تھا، جس طرح وہ دیوار ہی رکھے تھے اور کچھ نہیں. تو پھر میں نے جب چارج سنبھالی ہے، اس میرج ہال کو فینسنگ بھی اور وہ میرج ہال بنا لیا ہے. مجھے آج بھی یاد ہے کہ آج کہیں کسی کا بھی کام وہاں پہ نکلتا ہے.